नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले प्रयागराज में आज फिर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को परेशान कर दिया। अफवाहों की लाइन लग गई, फेक न्यूज बना दी, फर्जी रील्स चलाई गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। आज योगी आदित्यनाथ ने उनके हर आरोप का करारा जवाब दिया, हर अफवाह को डिमोलिश किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि गंगा के जल में मल है। कुछ नेताओं ने कहा था कि संगम में डुबकी लगाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक फेक न्यूज ये फैलाई गई कि कुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने लाशों को गंगा में बहा दिया है, गंगा के पानी को दूषित कर दिया। इल्जाम यह भी लगा कि महाकुंभ में हजारों लोग लापता हो गए, सरकार उनकी फिगर छुपा रही है। प्रयागराज में स्टैम्पीड को लेकर भी फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के वीडियोस को प्रयागराज का वीडियो बताकर पोस्ट किया गया। आज योगी आदित्यनाथ ने इन सब मुद्दों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया, पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे फिगर्स के साथ बेबाकी से उत्तर दिया और फेक न्यूज फैलाने वालों को चेतावनी भी दी। मैं आपको दोनों तरफ की बात सुनवाऊंगा, आरोप क्या है यह बताऊंगा, उनके जवाब क्या दिए गए यह सुनाऊंगा। योगी ने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने के लिए सनातन विरोधियों ने पूरी ताकत लगाई, हर संभव कोशिश की, हर अनैतिक फॉर्मूला अपनाया, लोगों को डराया, लेकिन ये सब लोग मिलकर भी न तो श्रद्धालुओं के उत्साह को कम कर पाए और ना ही महाकुंभ की महिमा पर कोई दाग लगा पाए। योगी ने कहा, प्रयागराज में संगम का जल न सिर्फ स्नान करने लायक है बल्कि पीने लायक भी है। जो लोग गंगा के जल में मल होने की बात कह रहे हैं वो भी चुपके से गंगा में डुबकी लगाकर आए हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। योगी ने कहा, विपक्ष के नेता महाकुंभ में जिन लोगों की मौत का दावा कर रहे थे वो सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। जिन लोगों के लापता होने की खबर फैलाई गई वो लोग भी अपने अपने परिवारों के साथ हैं। योगी ने कहा, महाकुंभ में लोग बिछड़े नहीं, यहां तो अपने परिवारों से बिछड़े 28,000 लोगों को मिलवाया गया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या नसीहत दी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या चेतावनी दी, यह भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको महाकुंभ के समापन से पहले प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालुओं की तस्वीरें दिखा देता हूं, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। 30 घंटे के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आखिरी वक्त में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज 1,24,00,000 से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 44 दिन में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस वक्त प्रयागराज में 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्त मौजूद हैं। क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज में ठहरेंगे, रात वहां बिताएंगे, कल महाशिवरात्रि के अवसर पर डुबकी लगाकर वापस लौटेंगे। प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि शिवरात्रि के दिन करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, इसलिए प्रबंध उसी हिसाब से किए गए हैं। आज शाम 4 बजे के बाद से संगम क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। क्योंकि भीड़ ज्यादा है, इसलिए दूसरे शहरों से आने वाली हजारों गाड़ियों को शहर के बाहर रोक दिया गया है। नई पार्किंग बनाई गई है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अलग अलग रास्तों से पहुंच रहे भक्त संगम तक जाने की कोशिश न करें। जो घाट सबसे पहले पड़े वहीं डुबकी लगाएं और वहीं से वापस लौट जाएं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रबंध पहले के मुकाबले बेहतर है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस प्रशासन के सारे इंतजाम कम पड़ने लगे हैं। बड़ी बात यह कि सिर्फ आम लोगों में ही महाकुंभ का क्रेज नहीं है। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, कोई ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता जो महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं वो भी डुबकी लगाते नजर आए। जो लोग योगी सरकार को कोस रहे हैं वो भी पुण्य कमाने महाकुंभ में पहुंच गए हैं। आज हिमाचल की सरकार के कांग्रेस से मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू और यूपी के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी संगम में डुबकी लगाई। करीब 2 साल के बाद बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा भी नजर आई। नूपुर शर्मा ने कड़ी सुरक्षा के बीच संगम में स्नान किया। मुकेश अंबानी पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं। आज उनकी बेटी ईशा अंबानी अपने पति के साथ प्रयागराज पहुंची और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वैसे तो प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या, भक्तों के जोश की तस्वीरें ही महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों का करारा जवाब है। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार महाकुंभ को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो बार बार कहते हैं कि महाकुंभ में संगम का पानी आचमन तो दूर, डुबकी लगाने लायक भी नहीं है। वो कहते हैं गंगा के जल में मल है। क्योंकि इस बात को लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में ऐसे हर सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देकर गंगा जल को जहरीला बताया गया था। योगी ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वो रिपोर्ट कहां से आई, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट सामने है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट भी आ गई है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी गंगा जल का एनालिसिस अपने लेवल पर किया है। सबकी रिपोर्ट में गंगा जल को शुद्ध पाया गया और योगी ने कहा कि सिर्फ स्नान के लायक ही नहीं, पीने के लायक भी बताया गया। योगी आदित्यनाथ ने इन सारी बातों का जवाब दिया। योगी ने कहा गंगा जल उतना ही प्योर है जितना एल्कलाइन वाटर होता है। इसके बाद योगी ने कहा अगर गंगा जल अपवित्र होता तो क्या समाजवादी पार्टी के नेता चुपके से गंगा में डुबकी लगाने जाते। जो लोग गंगा जल के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, उसका जवाब भी वहां के एक वैज्ञानिक ने दिया। स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। ये है डॉक्टर अजय सोनकर। इन्होंने प्रयागराज में अपनी स्वयं की लैब से इस बात को साबित किया है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी और अब केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस बात को साबित किया है कि गंगा जल में वह ताकत है कि अपनी शुद्धि को बनाए रखने की सामर्थ्य उसमें है। और यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर आने वाले श्रद्धालुओं के बावजूद ये सभी कुछ वहां पर देखने को मिला है और ये सभी चीजें हम वहां पर आज भी अनुभव कर सकते हैं। ये लेटेस्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी को संगम पर कोलिफॉर्म की मात्रा पर 100 ml 2500 से कम होनी चाहिए। इस पे उन्होंने लिखा है कि 780, संगम के बाद वाराणसी की ओर जाने वाले घाट पर 280 और यमुना के पुराने ब्रिज के पास यह 760 के आसपास इन्होंने इसका आंकड़े जारी किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में जिस वैज्ञानिक की रिपोर्ट का हवाला दिया उनका नाम है डॉक्टर अजय सोनकर। अजय सोनकर पद्मश्री से सम्मानित हैं, देश के बड़े वैज्ञानिक हैं। हमने उनसे बात की। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद डॉक्टर अजय सोनकर के साथ संगम तक गए, अलग अलग 5 घाटों पर गंगा जल का परीक्षण किया और हर पैमाने पर गंगा जल शुद्ध निकला। अजय सोनकर ने खुद गंगा जल पीकर दिखाया। उन्होंने कहा कि गंगा जल वाकई में एल्कलाइन वाटर जैसा प्योर है। बड़ी बात यह कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद संगम के जल में न तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई, न ही पीएच लेवल में कोई बदलाव आया। डॉक्टर अजय सोनकर ने बताया कि गंगा जल में जिस फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होने का दावा किया जा रहा है वो 20 डिग्री से कम तापमान वाले पानी में ग्रो ही नहीं कर सकता। जनवरी में गंगा जल का टेम्परेचर तो 10 डिग्री से भी नीचे था।
फिर उस वक्त इसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर सकता है? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसके अंदर कोई भी जो है सर्वाइव बैक्टीरिया है ही नहीं। बैक्टीरियोफेज ने उसको किल कर दिया है, इसलिए इसके अंदर इस तरह के कोई भी कंटामिनेंट्स नहीं है जो हेल्थ के लिए हैजार्डस हो। 18 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर मैंने रिकॉर्ड किया है और वो किसी भी हालत में ये इस टेम्परेचर में जो है वो साइंटिस्ट संगम पर खुद गंगा जल पीकर दिखा रहे हैं, सबके सामने पानी का टेस्ट करके रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसके बाद शक की गुंजाइश तो नहीं रह जाती, लेकिन इसके बाद भी किसी को शक है तो फिर इसका इलाज तो किसी के पास नहीं है। विपक्ष के नेताओं ने गंगा जल की शुद्धता के अलावा मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में हुई मौतों की संख्या पर भी सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए। जया बच्चन ने तो यहां तक कह दिया कि मरने वालों का आंकड़ा छिपाने के लिए सरकार ने लाशों को गंगा में बहा दिया। अखिलेश यादव ने आज फिर कहा सरकार सच छिपाना चाहती है, इसलिए मरने वालों की लिस्ट जारी नहीं कर रही। जो लोग लापता हैं उनकी संख्या नहीं बता रही। योगी आदित्यनाथ ने आज इसका भी जवाब दिया। योगी ने कहा कि सनातन विरोधियों ने महाकुंभ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेसिर पैर की अफवाहें उड़ाई। दावा किया कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 35 लोग भगदड़ में मारे गए। फिर अफवाह फैलाई गई कि महाकुंभ में हजारों लोग लापता हो गए। योगी ने कहा सारी बातें झूठी साबित हुई। सच तो यह कि महाकुंभ में ऐसे 28,000 से ज्यादा लोगों को अपने परिवारों से मिलाया गया जो बिछड़ गए थे। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो न किया हो। मुझे एक ऐसे सज्जन भी वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर के कोस रहे थे और कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और तीनों बार वो मिल गई फिर से। मुझे लगता कोई समाजवादी रहा होगा, क्योंकि डिजिटल कुंभ का आप सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। आप लोग ये भी दुष्प्रचार कर रहे थे कि इतने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 33 लोग मर गए। वे 33 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के खूंटी गुरु है, वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन खूंटी गुरु रिक्शे में बैठते हुए अपने घर पहुंच गए। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल हासी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि उसको फिर से डिजिटल कुंभ ने ढूंढ करके उनके परिवार वालों से मिला दिया। एक बार में 3-3 बार मिला दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। योगी ने जो दावा किया उसको मैंने वेरीफाई करवाया। हमारे संवाददाता ने गोरखपुर के उन परिवारों के बारे में जानकारी हासिल की जिनके परिजनों की मौत की अफवाह फैलाई गई थी। पता चला कि 35 परिवारों में किसी की मौत नहीं हुई। इन परिवारों के सारे लोग महाकुंभ से सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। इसी तरह योगी ने प्रयागराज के खूंटी गुरु का जिक्र किया जिनकी मौत की अफवाह फैलाई गई थी। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद जब खूंटी गुरु के घर पहुंचे
तो गुरु भड़क गए। खूंटी गुरु ने कहा वो अपने जिंदा होने की बात कह कहकर थक चुके हैं, न जाने कहाँ से उनकी मौत और 13वीं की अफवाह उड़ाई गई। खूंटी गुरु ने कहा कुंभ मेले में जरूर गए थे, लौटकर घर भी आ गए। महाकुंभ को बदनाम करने के लिए झूठे वीडियोज भी सर्कुलेट किए गए। इन वीडियोज के आधार पर दावे किए गए कि मेला क्षेत्र में काफ़ी अव्यवस्था है, लोग परेशान हैं, लोगों की मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इस तरह की वीडियोज में कोई पाकिस्तान का था, कोई बांग्लादेश का, कोई नेपाल का और कोई इजिप्ट का। इस तरह के झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की हैं। 140 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवाया गया है और अब ऐसे जालसाजों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कुंभ को बदनाम करने की तमाम कोशिशें की। कुछ और लोगों ने भी सनातन के इस महापर्व पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया, लेकिन श्रद्धालुओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आकर संगम में स्नान कर चुके हैं और महाकुंभ को कोसने वाले अखिलेश यादव भी महाकुंभ में आकर गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का आयोजन ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको फांस उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब दिया, सारे फैक्ट्स सामने रख दिए। सदन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खामोशी से योगी की बात सुनी। अखिलेश यादव भी शायद टीवी पर योगी का भाषण सुन रहे थे, क्योंकि जैसे योगी ने अपनी बात खत्म की, अखिलेश यादव कैमरे के सामने आए और फिर योगी को कोसा। अखिलेश ने कहा कि भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। रावण भी माता सीता का हरण करने साधु के भेष में आया था। अखिलेश ने कहा आज ये साफ हो गया कि यूपी में डबल इंजन टकरा रहे हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ सेंटर की एजेंसी को गिद्ध और सुअर बता रहे हैं। महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है।
अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि योगी ने किसके लिए कहा था कि गिद्धों को लाशें दिखाई देती हैं और सुअर को सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। अखिलेश नादान नहीं है, पर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। योगी की यह बात सही है कि पहले दिन से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा, महाकुंभ शुरू होते ही कहा गया था कि वहां कोई जा नहीं रहा, ट्रेन खाली हैं, भीड़ नहीं है, पर आस्था के सैलाब की तस्वीरों ने हर आरोप को नकार दिया। फिर इल्जाम लगे जल को लेकर, सफाई को लेकर, प्रबंध को लेकर। इन सारी बातों का जवाब महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं ने कैमरे पर आकर दिया। जब फर्जी वीडियो दिखाकर, पाकिस्तान और बांग्लादेशी तस्वीरें लगाकर फेक नैरेटिव खड़ा किया गया, तो भी योगी ने इसका तुरंत जवाब दिया था। फिर कहा गया कि स्टैम्पीड में हजारों लोग मारे गए, लाशें गंगा में बहा दी गईं। पर आरोप लगाने वालों ने यह नहीं सोचा कि यह एआई का जमाना है। महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी निगरानी कर रहे हैं। वो भूल गए सैकड़ों ड्रोन दिन रात लाइव तस्वीरें ले रहे हैं। ऐसे में लाशों को छुपाने की, गंगा में बहाने की हिमाकत कौन कर सकता है? आज योगी ने अफवाह फैलाने वालों को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। यह जरूरी था। एक एक फर्जी खबर को डिमोलिश किया, यह भी जरूरी था। हालांकि यह बात अपनी जगह है कि पानी को लेकर, लाशों को लेकर, लोगों के लापता होने को लेकर जितनी भी अफवाहें फैलाई गई, उसका जनता पर कोई असर नहीं हुआ। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। जो लोग टीवी पर प्रबंध देख रहे थे, पानी का प्रवाह देख रहे थे, श्रद्धालुओं के अनुभव लाइव सुन रहे थे, उन सबको असलियत पता चली। यह कड़वा सच है। अगर यह आयोजन किसी और धर्म का होता तो कोई इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं करता। कल महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा। यह महाकुंभ लोगों के दिलों पर सनातन की छाप छोड़ेगा। इस महाकुंभ को सदियों तक पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। कल महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। 45 दिन के बाद कल भव्य महाकुंभ का समापन होगा। इंडिया टीवी और इंडिया टीवी के महाकुंभ चैनल पर आप प्रयागराज से महास्नान का लाइव कवरेज देख सकते हैं सुबह 5 बजे से। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। आज दिल्ली असेंबली में जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। असल में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण के साथ सदन के काम की शुरुआत हुई। एलजी के भाषण के बाद सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी, इसलिए आतिशी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी के सारे विधायक हंगामा करने की पूरी तैयारी करके आए थे। जैसे ही एलजी ने भाषण पढ़ना शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जर्नैल सिंह, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी और उनकी पार्टी के विधायकों को रोकने की कोशिश की। बार बार समझाया, नाम लेकर समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो स्पीकर ने 21 एमएलए को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। सदन में उपराज्यपाल का भाषण खत्म होने के बाद प्रवेश वर्मा ने हंगामा करने वाले विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा। सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की।
मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल की नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 166 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो लिकर पॉलिसी बनाई उसमें लाइसेंस प्रक्रिया के नियमों की अनदेखी की गई, एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशों को दरकिनार किया गया, लिकर कार्टेल को फायदा पहुंचाने की नीयत से कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बगैर नियम बनाए गए, कीमतें तय करने में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें न खोलने का फैसला किया, जिसके कारण 941 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। कोविड के नाम पर शराब व्यापारियों को फीस में छूट देने की वजह से 144 करोड़ का घाटा हुआ। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली वालों को खराब क्वालिटी की शराब बेची गई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जो पार्टी सीएजी रिपोर्ट दिखाकर आंदोलन से निकली उसने ही सीएजी रिपोर्ट को छुपाया। लवली ने कहा अब केजरीवाल फिर जेल जाने की तैयारी कर लें क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कोर्ट से भी बेल नहीं मिलेगी। कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना आए। और आप नारे लगा रहे हो बाबा साहब के और सपनों की हत्या कर रहे हो बाबा साहब की। जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार पे उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ दिल्ली सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से ही तो आप आंदोलन में बैठे थे। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। जैसे रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई तो वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल जैसे दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा हमले किए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह ही शराब घोटाले के मुख्य किरदार हैं। सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित होगी और उन्हें अपने कारनामों का हिसाब जनता को देना होगा। आज तो पहली रिपोर्ट आई है और उसी से आम आदमी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उस सीएजी रिपोर्ट बता रही है। और सीएजी रिपोर्ट तो सरकारी दस्तावेज है, वो आपका हमारा दस्तावेज नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा दलाली कहाँ से खाई है, चोरी कहाँ की है। कोर्ट भी सीएजी रिपोर्ट का संज्ञान लेगी, जांच एजेंसी भी लेगी और मुझे लगता है इस मामले की जांच में अब तेजी आएगी और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं अपने सही ठिकाने पे जाएंगे। 2 दुकानों से ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं देनी थी, इन्होंने 54 दुकानें दी। रिलीजियस प्लेसेस में दुकानें खोली, रेजिडेंशियल प्लेसेस में दुकानें खोली। जहां रीटेंडरिंग से पैसा बचाया जा सकता था वो पैसा 891 करोड़ वो वेस्ट होने दिया। मतलब ऐसे इन्होंने पाप किए हैं जिसकी सजा ईश्वर तो देगा लेकिन कानून भी देगा। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का भ्रष्टाचार कोविड के दौरान इस शराब घोटाले की आड़ में किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट या कोई भी न्यायालय इनको माफ करे। इंटरेस्टिंग बात यह कि आम आदमी पार्टी के नेता सीएजी रिपोर्ट को अपनी जीत बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा जो सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है वो 2017 से 2022 तक की है। इसमें जिन भी खामियों का जिक्र किया गया है, जिन भी गड़बड़ियों की बात की गई है, वो शीला दीक्षित की सरकार के जमाने की लिकर पॉलिसी को लेकर है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार को घाटा तो केजरीवाल की लिकर पॉलिसी के कारण नहीं बल्कि एलजी, सीबीआई और ईडी की वजह से हुआ, क्योंकि एलजी ने लिकर पॉलिसी को ठीक से लागू ही नहीं होने दिया। इसलिए अब एलजी, सीबीआई और ईडी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। तो आज सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है
कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद आतिशी ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उनका कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है। आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता बातों को घुमाने में इतने माहिर हैं। उनकी पॉलिसी है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आज की सीएजी रिपोर्ट का मोटा मोटा मतलब यह है कि केजरीवाल के शासनकाल में जो लिकर पॉलिसी बनी, वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी। जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनी, उन्होंने ही इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया। उन्हीं की वजह से दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ और उन्हीं लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से नहीं लिखा गया है। सीबीआई और ईडी ऐसे आरोपों की जांच पहले से कर रही है, पर आम आदमी पार्टी ने एक्साइज स्कैम के आरोपों का कभी स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। आज भी उन्होंने इधर उधर की बात की। इस सीएजी रिपोर्ट को शीला दीक्षित की लिकर पॉलिसी पर रिपोर्ट बता दिया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। रेखा गुप्ता की सरकार को सारी फाइलों का एक्सेस है। अब न सच को छुपाया जा सकेगा और न बात को घुमाया जा सकेगा। आज कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर आई। 1984 के सिख विरोधी दंगे के केस में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को रॉस एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 40 साल पहले 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके 18 साल के बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया गया था। दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने 2 सिखों की नृशंस हत्या के जुर्म में आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दंगा, लूटपाट, आगजनी के आरोप में सज्जन कुमार को अलग से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सज्जन कुमार पहले से ही 1984 दंगे के एक और केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का मानते हुए कोर्ट से फांसी देने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सिख विरोधी दंगों के केस लड़ रहे एचएस फुल्का ने कहा कि इंसाफ मिलने में देर जरूर हुई है, लेकिन अब सज्जन कुमार की बची हुई जिंदगी जेल में ही कटेगी। 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा है। एचएस फुल्का ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, लेकिन 40 साल से इंसाफ की उम्मीद लगाए दंगा पीड़ित आज बड़ी संख्या में सुबह से ही रॉस एवेन्यू कोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। पीड़ित परिवारों को उम्मीद थी कि अदालत सज्जन कुमार को सजाए मौत देगी, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो कोर्ट के बाहर दंगा पीड़ितों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कई महिलाएं रोने लगी। वहां मौजूद पीड़ित परिवारों ने कहा सज्जन कुमार को पहले से ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है,
अब इस सजा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिख संगठन के लोगों ने कहा वो हाई कोर्ट जाएंगे, सज्जन कुमार को फांसी की सजा की मांग करेंगे। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके। सर, ये एक केस पहले चल रहा है सज्जन कुमार पे, उसके अंदर इसको ऑलरेडी उम्र कैद हुई पड़ी है, अपना दिल्ली कैंट का केस है। आज इस केस में सरस्वती विहार हॉल में इसको फांसी होनी चाहिए थी, दोषी करार हुआ है, सारे गवाहों ने ठोक के गवाही दिए, इसे फांसी होनी चाहिए थी। ये जो हुआ है ना फैसला, इससे हम संतुष्ट है। इसे फांसी होती तब हमें संतुष्टि मिलती। इतने सिखों को मरवाया, 5000 से ज्यादा सिखों का सरेआम जला, हमारे घर के 11 लोगों को सर जिंदा जलाया गया। 40 साल हो गए ये लड़ाई हम लड़ रहे, पर हमारा जख्म नहीं बीता अभी। हमने तो सोचा था आज इसको फांसी की सजा होगी, लेकिन इसको उम्र कैद दे दी, इसको लाइफ टाइम पनिशमेंट दे चुके, दिल्ली हाई कोर्ट दे चुका है। ये पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने, उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और होने के बाद जो पाया गया ये दोषी है। 1984 के सिख विरोधी दंगों में अपना सब कुछ खोने के बाद कई सिख परिवार पंजाब में जाकर फंस गए थे। आज उन लोगों को भी कोर्ट के फैसले से धक्का लगा। लुधियाना में दंगा पीड़ित परिवारों ने भी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताई, सत्ता का सुख भोगा और जो परिवार सज्जन कुमार की वजह से तबाह हो गए वो 40 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दंगा पीड़ितों ने कहा कि अब 4 लाख के मुआवजे और सज्जन कुमार को उम्र कैद से उनके जख्म नहीं भरेंगे। सज्जन कुमार समेत दंगे के सारे आरोपियों को जब फांसी होगी तब भी उन्हें सुकून मिलेगा। आज का जो फैसला आया है, हम तो सोचे थे कि उसको फांसी होगी। ये बहुत बड़ा दरिंदा है, इसने बहुत कत्लेआम करवाया था, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी। पूरी जवानी तो इन्होंने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ मानी है और पूरे सियासत का इन्होंने पूरा लाभ लिया है, सुख लिया है। सीबीआई को चाहिए इसके खिलाफ पिटीशन डाल के दोबारा से इसको जो है फांसी की सजा तक पहुँचाना चाहिए। नहीं तो हमारी जो सोसाइटी है, हम खुद हाई कोर्ट में जाएंगे दिल्ली और हम इसके खिलाफ पिटीशन डालेंगे। जगदीश टाइटल है, अजय माकन है, कमलनाथ है, उनको भी जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए ताकि हमारे जो अल्ले जख्म हैं इन पे थोड़ी सी जो है मरहम लग सके। सज्जन कुमार ने 2 सिखों का कत्लेआम, बाप बेटे का कत्लेआम नहीं, इसके अलावा कम से कम 500-400 बंदे का दिल्ली में कत्लेआम करवाया सज्जन कुमार ने। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सज्जन कुमार को फांसी की मांग जायज है, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि कम से कम दंगों के गुनाहगारों को अब सजा तो मिल रही है। सिरसा ने कहा कि सज्जन कुमार को उनके की सजा मिल गई और दूसरे दंगाइयों का नंबर आने वाला है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एसआईटी बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटल, एचकेएल भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और एमपी बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठ कर हम तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इसमें संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें यह तसल्ली है अगली बारी जगदीश टाइटल की और कमलनाथ की। ये बात सही है कि पिछली सरकारों के दौरान 84 के दंगों के गुनहगारों को बचाने की कोशिश की गई, उनके केस धीमी गति से चले। कई केसेस में गवाहों को डराया धमकाया गया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद केसेस में तेजी आई, ट्रायल ज्यादा कुशलता के साथ किया गया और अब गुनहगारों को सजा मिली है। लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि इंसाफ मिलने में 40 साल लग गए। इस दौरान न जाने कितने लोग न्याय की प्रतीक्षा में भगवान को प्यारे हो गए। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है और इसे दूर करना जरूरी है।
अब बात करते हैं बिहार की, जहां आजकल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री की खूब चर्चा है। हालांकि निशांत कुमार ने खुद राजनीति में आने की बात नहीं कही है, लेकिन पटना में जेडीयू के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें निशांत कुमार से राजनीति में आने और जेडीयू का नेतृत्व करने की अपील की गई है। निशांत कुमार भी आजकल कैमरे के सामने आने लगे हैं, रिपोर्टर से थोड़ी बहुत बात करने लगे हैं, इसलिए इन कयासों को और हवा मिली। पिछले एक हफ्ते में नीतीश कुमार 2 बार अपने पिता नीतीश कुमार को वोट देने की अपील कर चुके हैं। उनको एनडीए की ओर से सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। 49 साल के निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। वो अपने पिता के साथ ही रहते हैं, अब तक विवाह नहीं किया है। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत कुमार अब तक लो प्रोफाइल रहे हैं, कभी उनको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया, लेकिन आज दूसरी बार निशांत ने बिहार की जनता और खासतौर से नौजवानों से नीतीश को वोट देने की अपील की। निशांत कुमार आज नीतीश कुमार के साथ अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने गए। श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार तो चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन निशांत ने रिपोर्टर से बात की। निशांत ने कहा, नीतीश ने बिहार में जबरदस्त विकास किया है। जेडीयू के नेताओं को नीतीश के कामों को जनता तक पहुंचाना चाहिए और एनडीए को चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया क्या वो भी राजनीति पर आ रहे हैं, तो निशांत बिना जवाब दिए निकल गए। हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आने, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। नीतीश के बेटे निशांत ने राजनीति में आने की बात नहीं कही है, लेकिन इस मामले में आरजेडी के नेता खूब बोल रहे हैं। आज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से निशांत कुमार के बारे में पूछा गया तो तेज प्रताप ने कहा कि जेडीयू में तो निशांत के लिए कुछ नहीं है, उन्हें आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में, क्या कहेंगे सीएम के बेटे नीतीश के बेटे को? अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को राजनीति में आने से पहले घर बसाने की सलाह दी। तेजस्वी ने कहा निशांत कुमार को उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आजकल नीतीश कुमार के सहयोगी हैं। तेजस्वी ने कहा निशांत को सबसे ज्यादा खतरा तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं से है। यह अच्छी बात है, निशांत भाई है हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या नरेंद्र मोदी जी हो या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? चूंकि मामला मुख्यमंत्री के बेटे का है, इसलिए जेडीयू के नेता इस मामले में थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर और नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने आज कहा कि निशांत अपने जीवन का फैसला खुद कर सकते हैं, उस पर किसी और को राय देने की जरूरत नहीं है। विजय चौधरी ने कहा कि जहां तक नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित करने की बात है, नीतीश ही एनडीए का चेहरा है, नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बयान तो आप लोग जिससे ले लेते हैं वो दे देता है। अब वो क्या
वो उनके पुत्र ने क्या कहा है वो तो हम नहीं सुने, लेकिन अभी तो पांचों दलों के अध्यक्ष हर जिले में जाके एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और हर जगह एक ही बात हो रही है कि बिहार का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। बात तो सही यही है। वो डिमांड करें इसलिए तो हो रहा है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, इसलिए कोई दावे से नहीं कह सकता कि वो इस बार चुनाव में मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आजकल बिहार में ये चर्चा जरूर गर्म है कि निशांत पर राजनीति में आने का प्रेशर बनाया जा रहा है। कोई उनसे नीतीश कुमार की विरासत संभालने की जिद कर रहा है, कोई निशांत को यह समझाने में लगा है कि नीतीश कुमार का एक अपना सपोर्ट बेस है और वो सिर्फ उनके बेटे को ट्रांसफर हो सकता है। कई लोग निशांत को नीतीश बाबू की सेहत का हवाला देकर कहते हैं कि उन्हें अपने पिता की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अब इस बात के कुछ संकेत मिले हैं कि निशांत कुमार थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे हैं। आज पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। आज लुधियाना में पंजाब पुलिस ने एक ड्रग माफिया के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। लुधियाना के तलवंडी गांव के सोनू पर ड्रग्स की तस्करी का इल्जाम है। सोनू के खिलाफ ड्रग्स की स्मगलिंग और सप्लाई के केसेस में 6 केस दर्ज हैं। सोनू को पुलिस अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है, वो फरार है, एब्सकॉन्डर है। पंजाब सरकार का दावा है कि अब प्रशासन ड्रग्स के मामलों में आरोपियों की संपत्ति को आइडेंटिफाई करेगी, ड्रग्स के धंधे से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाएगी। ऐसी 78 प्रॉपर्टीज की पहचान कर ली गई है और इसके बाद लुधियाना पुलिस एक्शन में आई। लुधियाना में ड्रग स्मगलर सोनू के घर के बाहर कल शाम को ही बुलडोजर पहुंच गया और आज सुबह ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन के इस एक्शन को आम आदमी पार्टी के नेता चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने भगवंत मान सरकार की ड्रग तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का सबूत बताया। चेतन सिंह ने कहा अब उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो ड्रग स्मगलर्स की मदद करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भगवंत मान के एक्शन को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का रिएक्शन बताया। पंजाब बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने कहा अगर ड्रग माफिया के खिलाफ पंजाब सरकार की नीयत साफ होती तो भगवंत मान एक्शन लेने में इतनी देर न लगाते। ये वही लोग हैं जो जोगी जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई करते थे तो उसका विरोध करते थे। अब दिल्ली की हार का असर दिख रहा है, लेकिन ये रस्म अदायगी ना रहे। नशा पंजाब के घर घर पहुंच चुका है। एक बुलडोजर चलने से कुछ होने वाला नहीं है। यहां तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के संबंध हैं। जब तक उनको बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाएगा जिनका जो नशे में लिप्त हैं और उन्होंने पंजाब की जवानी को नशे में डुबोया है, तब तक ये कार्रवाई अधूरी है। पंजाब में बीजेपी के नेता बुलडोजर चलाने से खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जिस आम आदमी पार्टी के नेता योगी के बुलडोजर का विरोध करते थे, अब वो खुद अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए योगी के फॉर्मूले को फॉलो करने के लिए विवश हो गए हैं। हालांकि ये बात सही है, पंजाब सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन देर से शुरू किया है, मजबूरी में शुरू किया है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये एक्शन रुकना नहीं चाहिए, तभी पंजाब को नशे के सौदागरों से बचाया जा सकेगा। फिल्म स्टार प्रीति जिंटा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के मामले में आज कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा।
केरल कांग्रेस ने दावा किया था कि मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से प्रीति जिंटा ने 18 करोड़ रुपए का लोन लिया था। वसूली से बचने के लिए उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को दे दिया था और इसके बदले प्रीति जिंटा का लोन माफ कर दिया गया और फिर पिछले हफ्ते वो बैंक डूब गया। कांग्रेस के इस आरोप पर प्रीति जिंटा ने तुरंत जवाब दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर कहा वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद ऑपरेट करती हैं। फेक न्यूज फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। प्रीति जिंटा ने कहा उन्होंने जो लोन लिया था वो 10 साल पहले पूरी तरह चुका दिया था, लेकिन वो हैरान है कि एक राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके नाम का मिसयूज कर रहे हैं। जैसे ही प्रीति जिंटा का जवाब आया तो केरल कांग्रेस के नेता डिफेंसिव पर आ गए। केरल कांग्रेस की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि यह जानकर अच्छा लगा कि आप अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रही हैं, दूसरी सेलिब्रिटीज की तरह नहीं है जिन्होंने अपना अकाउंट आईटी सेल को सौंप दिया है। केरल कांग्रेस ने अपने बैंक लोन की पोजीशन बताने के लिए प्रीति जिंटा को धन्यवाद दिया। कहा अगर हमसे कोई गलती हुई है तो कांग्रेस गलती मानने के लिए तैयार है और माफी मांगने के लिए तैयार है। प्रीति जिंटा का केस इस बात का एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया पर झूठ कैसे फैलाया जाता है। कांग्रेस ने झूठ बोला, हजारों लोगों ने प्रीति जिंटा के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें ट्विटर पर लिखी, पर मैं प्रीति जिंटा की तारीफ करूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई, सच सामने रखा, तो कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस तरह की फेक न्यूज को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि कौन झगड़े में पड़े। इससे झूठ बोलने वालों की हिम्मत बढ़ती है। फेक न्यूज फैलाने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो सार्वजनिक तौर पर माफी न मांगे तो उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। जब तक ऐसे 2-4 लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये ठीक नहीं होंगे।